अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आप सबको खुश आमदीद। आज तो मौसम बहुत जबरदस्त है भाई, आज तो बारिश हो रही है। बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और आपकी आवाज भी मुझे खराब लग रही है। क्या मैं थोड़ा वजह सा बीमार थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। थोड़ा सा बीमार और ये थोड़ा सा बीमार और ज्यादा बीमार क्या होता है? थोड़ा सा बीमार ये था कि पहले मैं थोड़ी बीमार थी, फिर मैं ज्यादा बीमार हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ किसी हद तक। तो ये है कि बारिशों की हम लोग बहुत ज्यादा दुआएं भी कर रहे थे, क्योंकि अगर ये बारिशें हो जाएं तो जो बीमारी थोड़ी या ज्यादा ये खत्म हो सकती है। तो फाइनली बारिश हुई आज। बिल्कुल, बारिश थोड़ी थोड़ी हुई है, लेकिन बारिश इतनी हुई है कि जो सिर्फ गाड़ियां गंदी करने के लिए हुई है। Exactly. इससे बढ़ के नहीं हुई। सबकी गाड़ी गंदी हो चुकी है, लेकिन बारिश वापस खत्म हो चुकी है। हाँ जी, तो आज हमारे पास सोशल स्टोरीज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि आज मंडे है और आपको पता है कि जब मंडे आता है तो हमारे पास बहुत कुछ होता है आपको बताने के लिए। सबसे पहले आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो थोड़ी सी आप ये कहें कि आपको थोड़ा सा धचका भी लगेगा, लेकिन शेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता दहाई से 1.5 यानी कि 1.5% से बढ़कर 7% हो गई है, 7%। अगर मैं कहूँ तो जो भारत और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। माशी तरक्की की कमी और सेहत और तालीम के शोबे में नाकाफ़ी सरमाकारी इस मसले की बड़ी वजूहात हैं, और वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान को सालाना 1.5 बिलियन नई नौकरियाँ पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार फराहम किया जा सके। ये तो होना ही था हसनैन, क्योंकि 2024 जिस तरह से गुजरा है, जो इन्फ्लेशन रेट था, जो कम रेशो थी हमारी GDP की, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही थी। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इस वजह से भी है कि आपने एक जुमला कहा कि ये हमारी बेरोजगारी भारत और बांग्लादेश से भी ज्यादा हो चुकी है। देखिए, बांग्लादेश की आबादी तो हमारे साथ मिलती जुलती है, लेकिन भारत की आबादी तकरीबन 1 अरब से ज्यादा है, लेकिन उनके पास शायद रोजगार के ज्यादा मौके हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार के कम मौके हैं। इसमें मैं मुर्द इल्ज़ाम हमारे हुक्मरानों को ही ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करनी होती है और उनकी प्लानिंग के मुताबिक ही जॉब क्रिएशन होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जो भी आता है कोई 50 लाख नौकरियों की बात करता है, कोई विजन 2025 की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो नया नौजवान है उसको पाकिस्तान में तो कुछ मिलता नहीं है। फिर या तो वो डंकी के जरिए बाहर जाता है, या फिर वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आपने बेरोजगारी की बात की, तो मेरे पास एक बेरोजगारी के रिलेटेड बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, एग्जैक्टली। आपने कहा मैंने बुरी खबर बताई है, तो आप अच्छी बताएंगे। हाँ, ये अच्छी इस वजह से है कि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाता है। एग्जैक्टली। कराची के बेरोजगार शख्स की एक बावकार अपील सामने आई है। कराची के एक बेरोजगार शहरी ने भीख मांगने के बजाय अपने हालात का सामना करने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया है। अच्छा। 3 माह से बेरोजगार इस शख्स ने एक कार्ड के जरिए मदद की अपील की, जिस पर लिखा था, मैं बेरोजगार हूँ, बराए करम मुझे काम तलाश करने में मदद करें। अच्छा। ये इकदाम उस शख्स की इज्जत नफ्स और खुददारी को जाहिर करता है, जो कि माशरे के लिए एक सबक है कि एक मुश्किल वक्त में भी वो बावकार तरीके से ज़िंदगी का सामना कर रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है। तो ये नहीं कर रहा कि मुझे कुछ दे जाओ, बल्कि ये अपील कर रहा है कि आप मुझे कुछ अगर जॉब दे देंगे इंस्टेड ऑफ भीख, तो मेरा गुजारा चल सकता है। एग्जैक्टली, मतलब ये भीख मांगने वाला एलिमेंट नहीं है। उन्होंने मतलब मदद की अपील की है कि अगर मैं जॉबलेस हूँ, अगर मुझे जॉब दे दी जाए किसी भी महकमे में, किसी भी जगह पर, तो शायद मैं खुद कफील हो सकता हूँ, खुद कमा सकता हूँ। तो जो भी ये देख रहे हैं हमारे तवस्सुत से, या फिर आपको वैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी पता चल रहा है, तो थोड़ी सी अगर हेल्प हो जाए तो बुरी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के हवाले से हमने बहुत बात की है, आपको पता है ना कि आज भी हमने हमारा सेगमेंट भी है, इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन एलॉन मस्क की जानिब से जी एक मतलब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान में कोई चीज़ आए। हम नहीं चाहते शायद, क्योंकि बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में स्टारलिंक के हवाले से एलॉन मस्क की तस्दीक की गई है, और एलॉन मस्क ने ये बात की है कि वो चाहते हैं कि स्टारलिंक को पाकिस्तान में लाया जाए, लेकिन उनको इजाज़त की ज़रूरत है। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में आने के लिए गवर्नमेंट की ज़ाहिर ज़रूरत होती है, और इस हवाले से इंटरनेट सर्विस शुरू करने का भी एलॉन मस्क ने कहा है, लेकिन वो इस वक्त रुके हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि जब उनको तस्दीक हो जाएगी, मिल जाएगी दरख्वास्त जो उन्होंने की है गवर्नमेंट से कि उनको अप्रूव कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत की मंजूरी का इंतज़ार जो है, ये रुकावट है बीच में। जब ये पूरा हो जाएगा तो स्टारलिंक भी पाकिस्तान आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की फराहमी के लिए एक बहुत ही कारामद जरिया साबित होगी, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए एलन मस्क ने इंटरनेट फराहम करना है। और हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप कम से कम एलन मस्क की कंपनी को जल्दी से जल्दी इंटरनेट की जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके उनको ये इजाज़तनामा दे दीजिए, ताकि हम इंटरनेट जो तेज़ रफ्तार है उसको एंजॉय कर सकें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कहना ये पड़ रहा है कि जब से आपने फायरवॉल या VPN लगाया है ना गजल,
तो आप ठीक से फोन पे बात भी नहीं कर सकते। पहली फोन पे तो आप तस्वीर ही नहीं कर सकते कि पहली रिंग पे आपका कोई फोन उठा लेगा या वो रिंग लग जाएगी। अगर कोई उठा भी लेता तो इस तरह लगता है कि वो कहीं खुशदार में खड़ा है और दूसरा बंदा शायद काबुल से बात कर रहा है, इस तरह की आवाज आ रही होती है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंटरनेट और जो मोबाइल सर्विसेज हैं, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, वो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए जिस जमाने की मैं अभी बात कर रहा था, पस्ती के जमाने की, पुराने वक्तों की, क्योंकि हम पुराने वक्तों में जा रहे हैं, तो पुराने वक्तों में बहुत सारी ऐसी बात आपने ठीक है, हम पुराने वक्तों में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, पुराने वक्तों में बहुत सारी ऐसी नौकरियां थी जो आजकल के मौजूदा वक्त में मौजूद नहीं है। और अगर हम पुराने वक्त में जाएंगे तो गवर्नमेंट को जो नौकरियां क्रिएट करनी है उनमें वो ये नौकरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी नौकरियां हैं वो? एग्जैक्टली, कभी आपने सोचा कि जब अलार्म घड़ी नहीं होती थी तो लोग कैसे जागते थे? नहीं, ऐसे ही मतलब एक दूसरे को उठा देते हैं। एग्जैक्टली, या हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किस तरह किया जाता था। हम आपको बताते हैं कि खत्म हो जाने वाली वो 6 नौकरियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कीमियागर की बात करते हैं। कीमियागर ऐसे माहिरीन होते थे जो आम धातुओं को सोने में तब्दील करने की कोशिश करते थे, अल्केमिस्ट जिनको हम कहते हैं। हाँ। ये नौकरियां अब खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद है नौकर अपर। ये सुबह जगाने वाला शख्स होता है। जदीद अलार्म घड़ियों से पहले नौकर अपर लोगों को सुबह जगाने के लिए गलियों में फिरते थे। वो खिड़कियों बजाते होंगे, हाँ, और खिड़कियों पे या तो दस्तक देते थे या फिर बांस के जरिए आवाज पैदा करते थे जो लोगों को जगाया करती थी। अच्छा, ये एग्जैक्टली। सो ये 2-3 नौकरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नौकरी हैं जो कि इस वक्त में खत्म हो चुकी हैं। उसमें है ह्यूमन कंप्यूटर। पहले ये होता था कि साइंसी और तहकीकाती कामों के लिए हिसाब किताब करने वाला एक शख्स होता था। ये लोग साइंसी तहकीकी इदारों, फौजी मंसूबों और खिलाई तख्लीक के लिए आदाद व शुमार की गुत्थियां सुलझाते थे। ये भी तो आपको पता है कैलकुलेटर्स हैं और फोन में सब कुछ आ गया है, छोटी सी चिप में हर चीज जो है कर दी गई है। और अगली जो नौकरी है जो खत्म हो चुकी है ये है फेनोलॉजिस्ट, दिमाग के साख से इंसानी शख्सियत का मुताला करने वाला। ये ऐसे शख्स होते थे जो इंसान के दिमाग और खोपड़ी की साख का मुताला करते थे ताकि उसकी शख्सियत, जहानत और रवैये के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। ये नौकरी भी अनफॉर्चुनेटली अब खत्म हो चुकी है। दूर दूर तक नहीं है। हाँ, exactly. अब तो लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। इसके बाद है जी लैंप राइटर। गैस के जो लैंप हैं उनको रोशन करने वाला। जब गलियों में गैस के लैंप इस्तेमाल किए जाते थे तो लैंप लाइटर्स का काम होता था। और टाउन क्राउड जो कि आवाम को खबरें और ऐलानात सुनाते थे। ये ऐसे लोग होते थे जब टीवी नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो वो टाउन के जो स्क्वायर होता है वहां पे जाते थे या फिर गली गली जाके हुकूमत का ऐलान होता था या फिर किसी प्राइवेट इदारे का ऐलान होता था तो वो लोगों तक पहुंचाते थे और ये खबरें और ऐलानात सुनाते थे। ये घंटी बजाते और बुलंद आवाज़ों में हुकूमत या दीगर अहम मालूमात का ऐलान करते थे। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इन नौकरियों को ख़त्म तो कर दिया लेकिन इनके बगैर आज का जदीद मुआशरा मुमकिन ना था। आप देखिए कि जिस तरह हम आपको खबर दे रहे हैं या जिस तरह सोशल मीडिया पे आपको खबर मिल रही है, ये खबर किस तरह मिला करती थी। ये खबर आके आपको एक शख्स स्क्वायर पे खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाजें लगा के बताया करता था। इसके अलावा स्मार्ट वॉच हो गया या इस तरह की चीजें भी ये उस जमाने में इनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता था। एग्जैक्टली। तो ये सारी नौकरियां जो आपने बताई है वन बाय वन, मैं तो वाकई पिछले जमाने में चली गई थी कि वहां पर अब क्या क्या होता था और आज क्या क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। एक हालिया रिसर्च की गई है, जैसे कि अभी हसनैन ने आपको बताया ना बहुत कुछ पस्ती के ज़माने की, पुराने ज़माने में हम चले गए हैं। तो अब एक नई रिसर्च भी हुई है इस रिलेटेड और जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि स्मार्ट वॉच बैंड्स में मौजूद जहरीले कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब स्मार्ट वॉच वाले हो जाएं होशियार। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल ये रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर इंसान ने इस तरह की वॉच पहनी। खैर मैंने तो नहीं पहनी उस तरह की, लेकिन ये है कि तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने हाथ में जो है वो स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उस स्मार्ट वॉच में आपको पता है कि हर चीज़ आपकी मोबाइल की भी बीच में उसके मर्ज हो चुकी है। आप छोटी से छोटी चीज़, आप कॉल भी सुन सकते हैं, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि स्टडी से ये चीज़ पता चली है कि केमिकल जो है उसमें होता है जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरा बन सकता है। और ये केमिकल जो आम तौर पर वाटर प्रूफ होता है, इसके साथ साथ मसनूई कपड़ों में पाए जाते हैं, जिल्द के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि तवील अरसे तक इन केमिकल से राबिता मुख्तलिफ सेहत के मसाइल भी पैदा कर सकता है। और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ज़रूरी है कि सार्फिन अपनी सेहत पर इनके असरात को समझें और हिफाजती इकदाम भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह गोरे किसी ज़माने में आए थे तो आपको सिगरेट फ्री दिया करते थे, उसके बाद कहा गया कि सिगरेट आपको कैंसर की तरफ धकेलता है। इसी तरह से पहले ये स्मार्ट वॉच बनती है, उसके बाद फिर तहकीक होती है और फिर उस तहकीक में पता चलता है कि पहले लगा दिया जाता है चीज़ों के ऊपर और बाद में फिर इसकी चीज़ें
ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आपकी इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर ये खबर फैल गई पूरी दुनिया में आग की तरह, तो आपकी स्मार्ट वॉचेस की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगी। स्मार्ट वॉच वालों ने हमें बददुआएं देनी है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन लोग फिर भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से एप्पल की जो स्मार्ट वॉच है उसकी प्राइस कम हो जाए ताकि हम वो ले लें। अच्छा जी, आपने वायरस का जिक्र किया था, तो मैं आपको चाइना लिए चलता हूँ। जब भी चाइना की बात होती है तो हमें कोविड-19 याद आ जाता है, ठीक है। कोरोना का वायरस का भी वहीं से आगाज हुआ था, लेकिन इस बार चीन में एक नया वायरस सामने आया है। अच्छा। चीन में कोरोना वायरस के 5 साल बाद कोविड जैसा नया वायरस ह्यूमन मेटापेनियो वायरस सामने आया है, जो कि तेजी से फैल रहा है। इसमें इन्फ्लुएंजा हो गया, HMPO हो गया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 समेत मुतअद्दिद वायरस में इजाफे का सामना देखने पड़ रहा है। अच्छा। ये जो वायरस है ये एक सांस का वायरस है जो बुनियादी तौर पे बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर मदाफ़ाती निज़ाम वाले अफराद को मुतासिर करता है। इस वायरस से मुतासरा अफराद में बुखार, खांसी और नज़ले जैसे अलामात ज़ाहिर होती हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों और बुजुर्गों को ये मुतासिर करता है। एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले आपने वही कोविड की तरह मास्क पहनना है, हुजूम से बचना है और हाथ को आपने धोना है या फिर सैनिटाइज करना है। ये वबा दुनिया के लिए एक और नया चैलेंज बन सकती है, और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गजल पाकिस्तान में इस वबा के वायरसेस के जो नमूने हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा। सो हमने चाइना का इंतजार नहीं करना कि चाइना से कुछ लोग आएंगे तो वायरस लेके आएंगे, उसके बाद हमने कुछ करना है, बल्कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो एडवांस में इस दफ़ा कुछ ना कुछ कर ले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नमूने मौजूद हैं। और इस दफ़ा गवर्नमेंट भी खुद भी इकोनॉमिकली उतनी ज़्यादा साउंड है नहीं, तो एक जगह पे वो इतनी ज़्यादा एंगेज है अडियाला जेल में कि अगर वहाँ से निकल आए तो उनको इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मतलब हुकूमत के साथ साथ आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है कि आपने किस तरह से एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करनी है। आप कोविड-19 का हाल देख सकते हैं, हमारे मुल्क का हाल देख सकते हैं, जितना नुकसान हुआ वो भी आपके सामने है। तो ये वायरस भी बिल्कुल उसके साथ मैच करता है, रिजेम्बलेंस है काफ़ी, उसकी जो अलामात बताई जा रही हैं वो सेम ही है। तो किसी हद तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है, लेकिन आपकी अपने तौर पर खुद की भी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि ज़हीन लोग कैसे होते हैं, किस तरह ज़हीन लोगों की क्या निशानी होती है? हाँ। ज़हीन लोग मेरी तरह के होते हैं, है ना? वो तो मुझे पता है कि आपकी तरह होते होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ है तो बताइए। हाँ, रिसर्च हुई है नई, और रिसर्च में ये चीज़ पता चली है कि ज़हीन लोग अक्सर रात देर तक जागते हैं। आप रात देर तक जागते हैं? ठीक है, आगे भी और कुछ चीज़ें वो भी मैं आपसे पूछती हूँ। थोड़े बिखरे हुए होते हैं, ये तो आप में नहीं है। मैं बिखरा होता हूँ ना यार मेकअप रूम में। अच्छा चले ठीक है, किसी हद तक मान लेते हैं। और कभी कभार सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं हुए ना। तो अच्छा, ये आदत उनकी तख्लीकी सलाहियत और मसाइल के हल में महारत की निशानदही करती है। अगर आप किसी को रात देर तक जागते देख रहे हैं, या फिर बेतरतीब मेज़ पर काम करते देख रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल मैसी सा एक इंसान है, तो आप ये मत समझे कि वो बिल्कुल ही गया गुजरा है, बल्कि शी एंड ही जो भी है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा और उसके अंदर बहुत सी सलाहियतें होंगी, जैसे कि हसनैन ने कहा। और जब मैंने कहा कि आप सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं। ये जो मेसी की बात की थी, फुटबॉलर की बात की थी ये? नहीं, मैंने वैसे मेसी की बात की है कि इंसान थोड़ा सा मेसी होता है ना, मतलब अपने आप को थोड़ा रफली। ये लुक मेसी है, एग्जैक्टली। सो जिसमें मतलब आप गंदे शंदे हों, मतलब आपके बाल ये बिल्कुल मेसी और रोनाल्डो की बात नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, मेसी और रोनाल्डो की बात हुई तो मुझे महंगी चीज़ों की याद आ गई। अच्छा, दुनिया की जो महंगी तरीन चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं, और दुनिया की 10 महंगी तरीन चीज़ें कौन सी, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इंसान हमेशा से लग्जरी और नायाब चीज़ों की तरफ माइल होता है। अच्छा। और ये हैं वो दुनिया की 10 महंगी तरीन चीज़ें। एक तो सबसे महंगी जो चीज़ है वो है हिस्ट्री सुप्रीम याच। ये एक कश्ती है जो कि 4.5 बिलियन डॉलर की है। कैन यू इमेजिन? एक कश्ती है जो कि 4.5 बिलियन डॉलर की है, दुनिया में पहले नंबर पे है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एंटीलिया। एंटीलिया जो है ये अंबानी साहब का घर है। अच्छा। और ये भी तकरीबन इसी तरह का शायद 4.3 बिलियन डॉलर का है, और ये भी दुनिया की महंगी तरीन एक अट्रैक्टिव भी है, और जिस तरह की वो बुलंदी पे है, लेकिन ये अभी तक अंबानी साहब के पास है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है विला लिपोल्डा, ये 506 मिलियन डॉलर का है। अच्छा। और इसके बाद सैल्वाडोर मंडी आता है जो कि इसी तरह से बिलतरतीब चौथे नंबर पे है, जिसकी मालियत है 450.3 मिलियन डॉलर। ये एक पेंटिंग है। और फिर इसके बाद जो 5वें नंबर पे वो भी एक पेंटिंग है जो कि द कार्ड प्लेयर्स पेंटिंग है, और ये भी 250 डॉलर की है। और उसके बाद जो छठे नंबर पे, क्योंकि अब डॉलर का इजाफा कम हो तो हमने आखिरी 4 स्किप कर दिए, उसमें है बवर्ले हिल्स हाउस। बवर्ले हिल्स हाउस, इसकी कीमत है 165 मिलियन डॉलर। सो ये जो चीज़ें हैं
ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है। हम तो इस हवाले से सिर्फ इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। और आपने पहले ही कह दिया था कि इंसान जो है वो अट्रैक्ट होता है, और वाकई जो चीज़ें आपने बताई उनकी तरफ जो है सुनकर भी इतनी अट्रैक्शन होती है, तो देखकर तो इंसान फिर वैसे ही दंग रह जाता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है जी। ख़वातीन औज़ात, ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद वापस आएंगे। फिर इंटरनेट की इन्होंने बात की थी, इंटरनेट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।